अगर तुम किसी को मना कर रहे हो नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हारा गर्दन जो ऐसे घूम रही है क्या है, प्लेनिंग। पर तुम किसी के साथ नखरे कर रहे हो, अरे यार बड़ा टेंशन है जीवन में यार, तुम्हारा पूरा 3D में गर्दन घूम रही है, तो ये कौन सा है, सॉलिड है। अब कुछ लोग फेक आईडी बनाते हैं, उनको एंजल का स्पेलिंग नहीं पता होता, ये यही लिख लेते हैं, तो ये दोनों ही स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना ना। एंगल प्रिया का मैसेज आया मुझे, इस तरह से निशाना लगा रहे हो, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। अब तुम इस तरह से कभी निशाना लगा रहे हो, पर हिरण तुमसे बोल रहा है तुमसे ना हो पाएगा, हिरण तुमसे बोल रहा है भाई तुमसे ना हो पाएगा। हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस बहुत ही सुंदर से सेशन में, जो चौथा सेशन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का। चीकू भैया, आपने पहले 3 लेक्चर ले चुके हो, अब ये चौथा लेक्चर किस चीज के लिए ले रहे हो। आपने तो बोला था पहले 3 लेक्चर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो चौथा लेक्चर है बेटा, ये उस सेम सीरीज का ही एक ऐसा लेक्चर है जिसमें हमने आपकी सारी डिमांड्स को कंसिडर रखते हुए पूरे के पूरे लेक्चर को रिवाइज कराया है। और इसी सेशन में आपको बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि हम वो जो टॉपिक इस चैप्टर से डिलीट हो चुका है जेई मेंस के सिलेबस से, वो यहां पर मैं कवर कर दूंगा। जैसे ही वो टॉपिक कवर होगा, इसके बाद तुम्हें क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा, पर कवर करने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी, जो जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए। ठीक, तो आपका एक माइंड सेट ऐसा ही रखिएगा कि ये वाला जो सेशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट जेई मेंस के लिए है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, माइंड मैप्स तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो टॉपिक है एरर्स पहले डिलीट हो चुका है वो कराया जाएगा। चलो शुरू करते हैं, तो फिर आ जाओ। सबसे पहले हम देखेंगे भैया माइंड मैप्स, ठीक है, पर उसके पहले तुम्हें ज्वाइन कर लेना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे पीडीएफ, सारे के सारे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, आप देख लीजिएगा। अब यहां देखिए, अभी तक हमने 3 लेक्चर लिए हैं। पहले लेक्चर में यूनिट्स और मेजरमेंट के ऊपर बात की थी, दूसरे लेक्चर में हमने डायमेंशंस के ऊपर बात की थी, तीसरा जो लेक्चर हमने लिया था वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर था। अब सबसे पहला लेक्चर की जो मैं आपको माइंड मैप्स के लिए बताना चाहता हूं चीजें, वो ये है कि सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या बात करी थी, तो हमने 3 पार्ट लिए थे, एम डी एस असली चैप्टर सच सच तो बेटा सबसे पहले हमने माइंड मैप्स के लिए बात करी थी, जो माइंड मैप्स के लिए बात करते हैं तो वो करते हैं मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो मेजरमेंट में क्या होगा, सबसे पहले समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी और मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, सबसे पहले सोचो समझो और देखो कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, जिन क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते वो कैसी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट के ऊपर दिमाग लगाओ और सोचो कि भैया हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी क्वांटिटी, कोई ऐसी चीज जिसे मेजर करना है, तो उसे मेजर करने के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। एक तो होना चाहिए एक वेल डिफाइंड यूनिट, मतलब एक ऐसी रेफरेंस स्टैंडर्ड या ऐसी क्वांटिटी जिसके टर्म में हम उसे मेजर करेंगे। शायद तुम्हें याद हो तो मैंने पेन का एग्जांपल लिया था और मैंने बोला था कि जैसे मेरे फेस का साइज है, तो 1.5 पेन के बराबर लगभग मेरे फेस का साइज आता है। तो मेरे किसी भी चीज के साइज को या लेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज करा, पेन यूज करा। ठीक, तो पेन हमारा क्या हो गया, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो यूनिट मल्टीप्लाइड विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमें क्या देता है, मेजरमेंट देता है। समझ में आ गया भैया, नुम नुम नुम, कोई दिक्कत तो नहीं है, m इज इक्वल टू एन यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज के बारे में बात करें, तो फिर हमने और देखा कि भैया मेजरमेंट करने के लिए यूनिट पता होना चाहिए, और उसको वो कितने टाइम रिपीट हो रही है उसका मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। ऐसे करके हमें मेजरमेंट मिलता है। अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, हमें पता था। अब हमने देखा कि यार मेजरमेंट करने के लिए पहले फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की होती है, तो हमने सबसे पहले डिफाइन करा था कि भैया बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो 7 तरह की बेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, बेस वाली, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, इसके ऊपर अगर मुझे कोई और क्वांटिटी चाहिए तो वो कैसी क्वांटिटी बनाऊंगा बताओ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इन क्वांटिटी से मिल करके कोई नई क्वांटिटी बन रही है, वो कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे क्या, एरिया। तो देखो बेटा, एरिया होगा लेंथ इनटू लेंथ। क्यों, क्योंकि यहां पे लेंथ बेस क्वांटिटी है, एरिया के अंदर लेंथ 2 बार आ रही है। ऐसे ही वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा भाई, वॉल्यूम के अंदर लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ। सॉर्टेड भाई, वॉल्यूम के अंदर लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ मल्टीप्लाइड विथ लेंथ, लेंथ 3 बार आ जाएगी। ठीक, अच्छा कोई वेलोसिटी आ गई, तो किसी ने बोला भैया वेलोसिटी का बताओ,
तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, लेंथ अपॉन टाइम। इससे हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जो कि कैसी डिराइव्ड है, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लिखेंगे एक कोई भी बेस फिजिकल क्वांटिटी अपॉन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये पूरा रिवीजन करा रहा हूं मैं तुम्हें। अब ऐसे ही हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बना लिया, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी थी, इन्हें मेजर करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए था। पहले नॉर्मली कुछ 2-3 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट थे। कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट थे, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, जिसमें क्या होता था, मीटर, केजी, सेकंड होता था, एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा था, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। कौन कौन सा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, याद है। पर हमारा इतने में दिल नहीं भरा, हमने बोला नहीं यार थोड़ा तो और चाहिए। तो हमने भैया धोनी का लकी नंबर 7 पकड़ के जो 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, उन 7 फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ करके क्या बना दिया, हमने इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को लेकर के क्या बनाया, सोचो समझो, एक बड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे हमने बोल दिया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। इन्हीं चीज में लेंथ को यूनिट दी गई मीटर, मास को यूनिट दी गई केजी और टाइम को यूनिट दी गई एस। मतलब यहाँ एमके सिस्टम को पूरा की पूरा टाप दिया गया। अब एमके सिस्टम को टाप देने के बाद इन्होंने इसको डेकोरेट करा ये 4 लोगों की यूनिट से। तो इलेक्ट्रिक करंट को यूनिट दी गई एम्पियर, ओके, टेम्परेचर को यूनिट दी गई केल्विन, सब्सटेंस को यूनिट दी गई मोल, सॉर्टेड है। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट अभी भी कैंडला, कोई दिक्कत नहीं। लुमिनस इंटेंसिटी के बारे में हमने बात करी थी कि इसके हम कभी भी आगे चल के देखेंगे ही नहीं, बहुत कम, रेयर चांसेस है इसको मिलने का। अब इसके बाद बचा कि यार इनका मन नहीं भरा, इनने बोला यार थोड़ा तो कुछ और भी डालते हैं यार इस पूरी चीज में, यार कुछ 1-2 चीज और डालनी पड़ेगी तभी तो मजा आएगा। तो इन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, ऐसा यूनिट में हमने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी को 7 बेस यूनिट दे दिया। कौन सी यूनिट है, 7 बेस यूनिट। इसके बाद इनका मन नहीं भरा, इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और देते हैं, है ना। तो इन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दी। तो 7 कैसी यूनिट दी, बेस, ये सारा आपके पास नोट्स में अवेलेबल है। फिर इन्होंने 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दी, ओके। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दी। सप्लीमेंट्री यूनिट, पहली सप्लीमेंट्री यूनिट क्या मेजर करती है, प्लेन एंगल, ठीक है। तो प्लेन एंगल फिजिकल क्वांटिटी हुई एक कि प्लेन एंगल है, उसे मेजर किया जा रहा है। अब प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट दी गई है, और वो यूनिट कौन सी है, वो यूनिट है, याद आ गया, रेडियन। हाँ या ना, डिग्री को नहीं लिया गया था, रेडियन को लिया गया। अच्छा, प्लेन एंगल के बाद सोचो जरा, प्लेन एंगल कौन सा था। अगर तुम किसी को मना कर रहे हो नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हारा गर्दन जो ऐसे घूम रही है क्या है, प्लेन एंगल, ठीक है। पर तुम किसी के साथ नखरे कर रहे हो, अरे यार बड़ा टेंशन है जीवन में यार, तुम्हारा पूरा 3D में गर्दन घूम रही है, ठीक है, चक्कर ही आ गया मुझे तो यार। तो यार तुम्हारा पूरा 3D में गर्दन घूम रही है, तो ये कौन सा है, सॉलिड एंगल। समझ रहे हो, जब भी तुम ऐसे घुमा रहे हो, ये पूरा 3D में कोन बन रहा है तुम्हारा, तो ये क्या है, सॉलिड एंगल है। पर जब तुम हाथ को ऐसे घुमा रहे हो, अरे तुम्हारा पापड़ का टुकड़ा या फिर आर्क या पिज्जा का टुकड़ा इस तरह से बन रहा है, तो ये क्या है, प्लेन एंगल। समझ में आ गया। तो ये प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। और यहां पर अगर सॉलिड एंगल में पकड़ूं, भाई समझ में आ रहा है क्या, सॉलिड एंगल अगर मैं पकड़ूं भैया, एंगल लिखना, एंजल वेंजल नहीं लिख लेना है ना। कुछ लोगों का मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, उनका ये एंजल लिखा होता है, ठीक है, ये एंजल होता है, वो एंजल प्रिया वाला एंजल, ठीक है। अब कुछ लोग फेक आईडी बनाते हैं, उनको एंजल का स्पेलिंग नहीं पता होता, ये यही लिख लेते हैं। तो ये दोनों ही स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना ना, बड़े एंजल हो तुम, नहीं। एंगल प्रिया का मैसेज आया मुझे, ठीक है। तो यहाँ स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें, स्टे रेडियन। अब ये किस चीज का, हमने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी और 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी पकड़ ली, इन 2 फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशो है, इन पर इन रेशोस को भी यूनिट दे दिया, इसलिए इनको बोल दिया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब इन क्वांटिटीज को मिला मिला के नए यूनिट्स बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे, उन यूनिट्स को क्या बोलोगे, डिराइव्ड, ओके, डिराइव्ड। तो मैं आपको एक एक करके याद दिला देता हूं। एरिया, एरिया का क्या यूनिट होगा, जल्दी से बताओ, मीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ। वॉल्यूम का क्या यूनिट होगा भाई, अभी पढ़ाया था यार, वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब। सॉर्टेड, किसी भी तरह का वॉल्यूम है, यूनिट होगा मीटर क्यूब। अगली चीज हमने अगर देखी, एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद तीसरी चीज देख ली, वेलोसिटी। देखना मेरे प्यारे प्राणियों ध्यान से, वेलोसिटी का होगा क्या, मीटर पर सेकंड। एक्सिलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी। अब यहाँ पे एक्सिलरेशन हो गई, तो भाई एक्सिलरेशन कितनी होगी, जल्दी बताओ, एक्सिलरेशन कितनी होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी मैंने सिखाया था। एक्सिलरेशन इनटू मास, एक्सिलरेशन इनटू मास से हमें क्या मिलता है, फोर्स, ओके भाई। फोर्स से हमें मिल जाएगा केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉर्टेड है। इसी के बाद फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स में अगर लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वर्क, सॉर्टेड। अब यहां देखो वर्क,
ये सब याद है यार तुम्हें, मैंने करवाया था, ठीक है। तो वर्क कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्या हर एक प्राणी को समझ में आ गई ये बात? अब यहां आगे देखते हैं। वर्क के बाद अपन बात करेंगे किस चीज की, पावर। पावर होता है क्या, अच्छा एनर्जी और वर्क का यूनिट सेम होगा ना, तो उसमें नहीं फड़फड़ा जाना है, वो एनर्जी और वर्क है ना, तो ऐसे फड़फड़ाना नहीं जाना। यहाँ पे क्या गया, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होगा, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो, इसे बोलते हैं न्यूटन, इसे बोलते हैं जूल। सॉर्टेड, इस पूरे इकट्ठे समूह को न्यूटन बोल देंगे, इस पूरे इकट्ठे समूह को जूल बोल देंगे। यहाँ देखो पावर, पावर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, तो यह आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, सेकंड क्यूब। इस पूरे जत्थे को, इस पूरी चीज को बोल देंगे वॉट। वॉट, वाट नहीं है, वॉट है, ठीक है, सॉर्टेड है। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है चीकू भैया, तो हमने बोला था डायमेंशन जैसे एक धर्म में विभिन्न विभिन्न तरह के लोगों के अलग अलग सरनेम हो सकते हैं, पर सबका धर्म एक होता है। जैसे कोई किसी भी हिंदू धर्म का है सपोज, तो बहुत तरह के सरनेम हो सकते हैं, पर सबका धर्म क्या है, हिंदू धर्म है। ऐसे ही अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसमें बहुत तरह के सरनेम हो सकते हैं, पर धर्म सबका एक है। तो ऐसे ही डायमेंशन क्या चीज को डिनोट करती है, धर्म को डिनोट करती है। डी फॉर डायमेंशन, डी फॉर धर्म, ठीक। अब यहां देखें तो हर चीज को हमने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज जो थी उनको 7 यूनिट्स तो दी, वो तो ऐसा ही यूनिट थी, पर लोगों ने तमाम तरह की यूनिट को यूज करना शुरू कर दिया। वो तो हमेशा हर तरह की यूनिट को यूज करते थे, तो उन्होंने क्या करा, लेंथ के लिए 50 यूनिट बना दी, लाइट ईयर से लेके, ना मीटर, ना इंच, ना फुट, और बहुत तरह की यूनिट बन गई, ठीक है। अब लोगों को परेशान भाई कि यार क्या करें, कैसे पता चलेगा कि क्वांटिटी कौन सी है, तो उन क्वांटिटीज को डायमेंशन देना शुरू करा। भले ही वो क्वांटिटी की 50 यूनिट है, पर एक डायमेंशन होगी। वो डायमेंशन कैसे डिसाइड होगी भाई, सिंपल, इन सारी डायमेंशंस को बेस डायमेंशन बोल दिया। एक मिनट, क्या कर रहे हो यार चीकू भैया, कुछ भी। यहां देखो, लेंथ मास टाइम, लेंथ कितना है एल, मास कितना है एम, टाइम कितना है टी, इसको डायमेंशन दे दिया। इनके लेंथ के एल, मास का एम, टाइम का टी, दैट्स इट। इसके बाद अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट, इनमें दिमाग नहीं लगाया, इसको ए, इसको केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, केल्विन दिया है, ठीक है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या दे दिया, मोल, जो इनका यूनिट है वही इनका डायमेंशन दे दिया, कैंडला। क्या यहां तक सबको एक एक चीज सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमने क्या करा है, डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाए। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में हमने डायमेंशन बनाना शुरू करे। तो भैया जैसे एरिया था, तो एरिया का डायमेंशन लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एल स्क्वायर लिख दिया। वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, ये 2 स्क्वायर अंदर आएगा, जबरदस्ती बेचारे को घर के बाहर रख रखा है, एल स्क्वायर एल क्यूब। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा किस चीज की, डेंसिटी की, तो डेंसिटी आएगी एम एल माइनस 3। क्या पापी प्राणियों, समझ में आ गई ये बात। मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन में था, ऊपर आ गया, इसलिए एल पावर माइनस 3 आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, डेंसिटी। डेंसिटी के बाद ये है एरिया, ये है वॉल्यूम, ये है डेंसिटी, तुम भूल नहीं जाओ इसलिए लिख देता हूँ, ठीक है। डेंसिटी के बाद हमारे पास जो अगली चीज है यहाँ पे, इसे मैं लिख देता हूँ, चलो, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन क्या होगी, मास अपॉन, सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एल टी माइनस 2। ओके भाई, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, क्योंकि मास इनटू एक्सिलरेशन। ऐसे ही करके हम सारी की सारी यूनिट्स निकाल लेंगे, और सॉरी डायमेंशंस निकाल लेंगे। क्लियर है भैया सबको, चलो। इसके बाद क्या पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के मैं आपको रूल अच्छे से याद दिला देता हूं कि हमने जो पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर के रूल, वो थे कि भैया अगर सारे नॉन जीरो नंबर हैं, सारे जीरो नंबर हैं, एक ही बार में याद दिला दूंगा, सारे नंबर हैं इस तरह के, जीरो नहीं लेना भाई, सारे जीरो नंबर, सारे नॉन जीरो नंबर हैं इस तरह के, तो हम क्या करेंगे, चारों को काउंट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। अगर पीछे वाले जीरोज हैं तो पीछे ट्रेलिंग वाले जीरो काउंट नहीं होते, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 4, इसमें कितना आ गया, 1। ओके, अगर मैंने ऐसे लिखा 0.001, इसमें आगे वाले जीरो काउंट नहीं होते, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसमें ट्रेलिंग जीरोज है, इसमें कैसे जीरोज है, यहां पर लीडिंग जीरो, तो नंबर 1 से छोटा है, नंबर क्या है, 1 से छोटा है, इसमें जो लीडिंग जीरो है ये हम काउंट नहीं करेंगे, और इसमें ट्रेलिंग जीरो हम काउंट नहीं करेंगे। यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर ऐसे लिखा हो 1.00 इस तरह से, तो पॉइंट आ गया डेसिमल, तो सारे जीरो काउंट होंगे, ये सारे जीरो काउंट होंगे। कितने होंगे भैया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर 10001 ऐसे लिख दिया, मतलब बीच में जीरो आ गए, तो भी ये जीरो काउंट होंगे। ये कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्या बात समझ में आ गई। साइंटिफिक मेजरमेंट है, साइंटिफिक मेजरमेंट है,
जैसे 400 इंटू 10⁻⁴ कुछ -45 यूनिट्स, ऐसे करके कुछ दे रखा है, कुछ भी साइंटिफिक मेजरमेंट है। तो इसमें ये वाली डिजिट के सारे नंबर सिग्निफिकेंट होंगे साइंटिफिक मेजरमेंट में, क्योंकि वो रिपोर्ट आती है। तो ये तीनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसमें, 3। ओके। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है 7, मेजरमेंट 7 नहीं है, किसी चीज का मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर नहीं, एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 2πr। तो ये जो 2 लगा हुआ है 2πr में, ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है, ये 2 है, इसको मेजर ना करा है, ये 2 ही है। आपको किसी ने 2 बनाना दे दिए तो मेजरमेंट थोड़ी हो, तो काउंटिंग है। तो 2 जो है वो अगर एग्जैक्ट है तो आप उसको बोलोगे, जैसे कोई भी एग्जैक्ट नंबर है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इनफाइनाइट। सॉर्टेड है। अच्छा, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर में क्या होगा, लीस्ट। यहां पे क्या लिखेंगे, जिसके भी लोअर ऑफ 2, लोअर ऑफ 2। तो इन दोनों में से जिसका भी कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सपोज इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में रखेंगे। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। इस केस में हम क्या रखेंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो हम क्या रखेंगे, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, दोनों के एडिशन में और इसमें। सारी की सारी बातें याद हो गई। राउंडिंग ऑफ आपको पता ही है, अगर जिस नंबर को फेंक रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो आप एक ऐड कर देंगे आगे वाले में, 5 से छोटा है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे। अगर वो नंबर 5 ही है तो आगे वाली संख्या में पूछेंगे क्या तुम इवन हो या ऑड हो, अगर वो इवन है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑड अगर वो हो रहा है तो उसमें +1 कर देना है, दैट्स इट, उसे इवन बना देना है। क्या बहुत ही अच्छे से पूरा की पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। चलिए अब अपन बात करते हैं एरर्स की, आज के लेक्चर की, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। सॉर्टेड। तो यहां से आज हमारा सेशन शुरू होगा जिसमें हम बात करेंगे एरर्स। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ये एरर होती क्या है, गलतियां क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाई कि गलतियां क्या होती हैं। तो गलतियां में हम पढ़ने वाले हैं कि भैया एक्यूरेसी समझना पड़ेगा, प्रेसिजन समझना पड़ेगा, टाइप ऑफ एरर समझना पड़ेगा, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, 3 चीज पढ़ना पड़ेगी। अब देखो इसमें ना बहुत सारा ज्ञान था, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारा ज्ञान था, पर अब वो एनसीईआरटी में से डिलीट हो गया, तो ज्ञान को जबरदस्ती लपेटने की जरूरत नहीं है। अब हम वो पार्ट को तेजी से पढ़ लेंगे जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हो। तो अब तुमको इधर उधर के ज्ञान से क्या मतलब, तुम्हें तो वो चीज आनी चाहिए जो जिस पे क्वेश्चन आते हैं, जिसको तुम सॉल्व करना चाहोगे। तो मैं यहाँ तुम्हें एकदम क्रिस्प तरह से थ्योरी बताऊंगा, और वो थ्योरी उतनी ही बताऊंगा जो तुम्हारे जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। उससे कोई सी भी ज्यादा थ्योरी की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे भैया कि क्या होती है एक्यूरेसी। तो सबसे पहली बात, एरर क्यों होती है ना। तो एरर होने के बहुत तरह के कारण हो सकते हैं। जब भी कोई इंसान कोई चीज को मेजर कर रहा है तो उसके साथ एरर होनी ही होनी है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने एकदम सही मेजर करा है। काउंटिंग इज डिफरेंट, मेजरमेंट इज डिफरेंट। काउंट तुम हमेशा एग्जैक्ट कर सकते हो, पर मेजरमेंट तुम कभी भी एकदम एग्जैक्ट नहीं ले सकते। समझ में आया। तुम्हें बहुत इजी सा एग्जांपल बता रहा हूं। अगर तुमसे किसी ने बोला होगा कि यार ये भगवान का प्रसाद है, इसको बिल्कुल भी कोई भी होली एकदम प्रसाद है, या फिर तुम्हारे रिलीजन में जो भी कुछ एक चीज होती होगी वो तुम्हें मिला, ठीक है, चरणामृत है, कुछ भी एक चीज, तुमने बोला कि इसे गिरने मत देना, वेस्ट जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, तुमने उसको पूरा के पूरा ऐसे खाने की कोशिश करी, पर अल्टीमेटली क्या तुम एक्चुअल में जितना प्रसाद तुम्हें दिया था तुम पूरा खा पाए। ठीक है, कोई भी चीज तुम्हारे हाथ में किसी ने दी, क्या तुम वो चीज को पूरा खा पाए, नहीं खा पाए। सोचो क्या खा पाए, नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक छोटा सा कण या दाना तो होगा ना जो वहां लगा रह जाएगा। एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे एक चीज तो ऐसी होगी, या बहुत छोटी एक चीज तो होगी जो यहाँ लगी रह जाएगी, या उस समय हवा में थोड़ा सा कोई छोटा दाना उड़ के चला जाए, तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, सपोज हमने स्केल लिया और स्केल पे कोई चीज को मेजर करने की कोशिश करी, तो हम स्केल में 2 लाइन के बीच में उसे जब ऐसे मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट क्या मेजर कर पा रहे हैं, नहीं। कभी भी कोई एक लाइन के ऊपर एग्जैक्ट आपके ऐसा कुछ एकदम एग्जैक्ट बैठ के मेजरमेंट होता है क्या, नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता भाई, लाइन के ऊपर कोई चीज एग्जैक्ट मेजरमेंट हम क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि एकदम डिटेल में इतना थोड़ी जूम करके थोड़ी देख पाते हैं वहां पे।
तो कभी भी क्या आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ले पाओगे? नहीं, कभी भी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। जब एग्जैक्ट मेजरमेंट ले ही नहीं पा रहे तो क्या एरर होगी? बिल्कुल होगी। ओके, क्लियर है? एक तो ये एरर का कारण हो गया। दूसरा एरर का कारण क्या है कि जब तुम मेजरमेंट ले रहे हो, कोई पीछे से हवा चल रही है, फूंक मार रहा है, ये कुछ और गड़बड़ हो रही है, धरती हिल रही है, कुछ तो हो ही रहा होगा जिसकी वजह से आपका मेजरमेंट इफेक्ट हो जाएगा। तीसरी तरह क्या है कि आपसे मेजरमेंट लेते ही नहीं आता, आपको अच्छे से मेजर करते ही नहीं आता, ये सब चीजें होती हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से, अपनी पर्सनल गलती, स्केल गलत है, तुमसे नहीं लेते आ रहा, बहुत तरह की चीजों की वजह से मेजरमेंट में एरर आ जाती है। ठीक है भाई। अब मेजरमेंट में अगर एरर आ जाती हैं तो एरर इज सम काइंड ऑफ मिस्टेक कॉजिंग एरर इन योर रिजल्ट। तो तुम्हारा जो रिजल्ट होना था वो कुछ आना था, पर कुछ ना कुछ इसमें गलती आ गई है। ठीक है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं एरर। पर एरर समझने के लिए, चीकू भैया आपने तो बोला कोई चीज को एग्जैक्ट मेजर किया ही नहीं जा सकता, तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें गलती है? ये हुआ ना सवाल कि चीकू भैया आप तो बोल रहे हो कोई चीज को एग्जैक्ट मेजर किया ही नहीं जा सकता। जब एग्जैक्ट किया ही नहीं जा सकता तो भाई गलती कैसे, हमें कैसे पता चलेगा गलती है इसमें? तो गलती भाई कैसे पता चलती है मैं बताता हूँ। हमारे पास कुछ ना कुछ करके एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो हमने काफी अच्छे से मेजर करके निकाला होता है वो हमारे पास होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक, तो हमारे पास एक वैल्यू होती है, किस तरह की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है, कि इतनी आनी चाहिए, ये इतनी है, इसमें कुछ एरर है मुझे पता है, पर ये ट्रू वैल्यू हमारे पास की लगभग इतनी है, ये तो हमारे पास लिखा होगा। तो ठीक है, हम इसे बोल देंगे ट्रू वैल्यू। तो सपोज मेरे पास ट्रू वैल्यू 1.2 है किसी चीज की। अब कोई इंसान मेजरमेंट करके आया, उसने बोला कि है मेरा मेजरमेंट तो है 1.5 आ रहा है। हमने बोला नहीं भाई ट्रू वैल्यू तो 1 है। दूसरा इंसान आया, वो बोला मेरा मेजरमेंट, जब मैंने उस चीज को मेजर करा, सपोज ये हाइट है यहां से यहां तक, ये हमारी 1.2 मीटर आ रही है। दूसरा आदमी आया, उसने मेजर करके 1.5 मीटर बताई। तीसरा आदमी आया, उसने बोला 1.6 मीटर आ रही है भाई। चौथा आदमी आया, उसने बोला भाई मेरी तो 2 मीटर आ रही है भाई। पांचवा आदमी आया, सॉरी थर्ड, इसके बाद फोर्थ आदमी आया, उसने बोला भाई मेरी तो 1.3 मीटर आ रही है। क्या सबके अंदर एरर है? हम बोलेंगे हाँ सबके अंदर, इसके अंदर भी एरर है। पर इन सब में से सबसे सही कौन सा है? इन सब में से सबसे सही कौन सा है? तो तुम सब लोग देख रहे हो इसकी तरफ, क्योंकि ये सबसे सही है, क्योंकि ये सबसे इसके पास है। तो जो सबसे सही है उसे जिताया जाता है। तो भैया ये वाला होता है मोस्ट एक्यूरेट। तो इसे मेजर करना था, ट्रू वैल्यू इसे मेजर करना था, और जो सबसे ज्यादा लक्ष्य के पास पहुंच गया वो क्या होगा? जल्दी बताओ, जो सबसे पहले लक्ष्य के पास पहुंच गया, जो सबसे तेज पास लक्ष्य के पहुंच गया, वो कौन होगा? एक्यूरेट, सबसे ज्यादा एक्यूरेट। तो ये हमारा विजेता होगा, इसे हम बोलेंगे मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग। ठीक है, तो अब इसके आगे तुम्हें अगर कभी ऐसा मौका मिले कि तुम इस तरह से निशाना लगा रहे हो, ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन, अब तुम इस तरह से कभी निशाना लगा रहे हो, पर हिरण तुमसे बोल रहा है तुमसे ना हो पाएगा, हिरण तुमसे बोल रहा है भाई तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि तुम्हारा एम ना एक्यूरेट नहीं है। जो ट्रू वैल्यू क्या है वहां हिरण के ऊपर निशाना लगाना, पर तुम कहीं और निशाना लगा रहे हो। ओके, तो इट इज नॉट एक्यूरेट। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो ये एक्यूरेट नहीं होने की वजह से निकल जा रहा है, हिरण नहीं है रेंडियर है शायद। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अगर किसी ने निशाना लगा और एकदम वहीं जहां लगाना था वहीं लगा, एकदम बीच में लग रहा है, तो हम बोलेंगे वाह यार क्या एक्यूरेट शॉट है, क्योंकि जहां ट्रू वैल्यू था उसी के पास तुम्हारा निशाना लग रहा है। जो तुम अपना वैल्यू निकाल के दे रहे हो या जो तुम अपना मेजरमेंट बता रहे हो वहां पे, वो एकदम वहीं पे जा करके लग रहा है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई क्या बात? एक्यूरेसी तुम्हें समझ में आ गया? जो जैसे 100 मीटर का रेस होती है, सब लोग अलग अलग टाइम पे कवर करते हैं, जो सबसे कम टाइम पे वो 100 मीटर कवर कर देगा वो जीत गया। क्या वो आइडियल टाइम है? नहीं, वो सबसे कम टाइम है। हमें देखना होगा सबसे पास कौन सा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैं एक बार और आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि अगर मेरे पास 4 रीडिंग है, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक, मेरे पास मेजरमेंट 1 है 1.51, मेजरमेंट 2 है 1.62, मेजरमेंट 3 है मेरे पास 1.45। कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? जल्दी बताओ कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? सही जवाब होगा तीसरा 1.45, क्योंकि वो 1.42 के बेहद करीब है। क्या बात समझ में आ गई भाई? चलो अब यहां देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द लेंथ? जल्दी से बता दो कौन सा सबसे एक्यूरेट होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसके सबसे पास है। इतना डिटेल में मेजर कर रखा है ना, इसको मतलब हमें पता है कि हाँ यहाँ यहाँ, मतलब हमें इसका ये जो मेजरमेंट है इसको काफी डिटेल में मेजर करा, मतलब हमें पता है कि 12 सेंटीमीटर के बाद ये सेंटी से एक छोटा, सेंटी से दो छोटा, सेंटी से तीन छोटा, इतनी डिटेल में उसका मेजरमेंट पता है। मतलब हमने इस स्केल से मेजर नहीं करा उसको, क्योंकि इस स्केल से तो हम 12.3 ही मेजर कर पाते हैं, पर इस स्केल के अंदर भी लाइन के बीच की लाइन की बीच की लाइन, मतलब काफी डिटेल में मेजर करा है। तो ये जो चीज है ये क्या डिनोट करता है? प्रिसीजन। तो जब भी आप कोई एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो, वो इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन ज्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट का तुम्हें प्रिसीजन चाहिए, जैसे ये स्केल 30 40 50 कुछ भी रुपए की आ जाती है, मेटल की, प्लास्टिक की और सस्ती आ जाती है। तो जब इस तरह की स्केल को तुम यूज करते हो तो ये बेहद सस्ती स्केल होती है। क्या ये प्रिसीजन दे पाएगी? नहीं, ये स्केल उतना ज्यादा प्रिसीजन दे ही नहीं सकती। तो फिर प्रिसीजन कहां से आएगा? प्रिसीजन आएगा जब आप थोड़ा डिटेल में मेजर करोगे, थोड़ा डेप्थ में जाओगे। क्लियर? आपको महंगा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको किसी की लेंथ मेजर करनी तो आपको वर्नियर कैलिपर लेना पड़ेगा, आपको स्क्रू गेज की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस तरह से आप थोड़ा ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ पाओगे। ओके, अब यहां देखो बेटा कि अगर हम बात करें, इट शोज द क्लोजनेस ऑफ टू मेजरमेंट टू ईच अदर। कितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उतनी ज्यादा क्लोजनेस होगी। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? हमें जगह जगह स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगा। जितना ज्यादा प्रिसीजन होता है उतना ज्यादा क्लोजनेस होता है दो वैल्यू का। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? मतलब कोई स्केल सेंटीमीटर में मेजर कर रही है, ठीक है, स्केल पे सिर्फ सेंटीमीटर के वो बने हुए हैं, तो पहली वैल्यू 12 सेंटीमीटर, अगली वैल्यू 13 सेंटीमीटर मेजर करेगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो मेजरमेंट के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है। पर अगर कोई स्केल है जो 12.1 और अगली वैल्यू क्या मेजर करेगी? 12.2। ठीक है, जैसे एक स्केल पे सिर्फ सेंटीमीटर बने हुए हैं, मतलब सबसे पहले सेंटीमीटर, फिर दूसरा सेंटीमीटर, फिर तीसरा सेंटीमीटर, बीच में कोई लाइन नहीं है। तो पहली रीडिंग 12 सेंटीमीटर, अगली रीडिंग 13 सेंटीमीटर। ठीक, पर यहाँ पहली रीडिंग 12.1 सेंटीमीटर और इसी स्केल पे तुरंत नीचे एक और स्केल बना हुआ है, तो वो कितना होगा? 12.2। तो इस ये स्केल पे जो दो रीडिंग में ले सकता हूं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। बेटा समझे? तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे से काफी पास है। इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर है, इन दोनों रीडिंग्स के बीच का डिफरेंस 0.1 मीटर है। ओके, तो प्रिसीजन बताता है कि क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। तो कोई भी दो मेजरमेंट अपन ने कॉन्जिक्यूटिव लिए, वो कितना ज्यादा पास हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उतना ज्यादा वो प्रिसाइज है। ठीक, जैसे एक गन है, वो गन को तुमने शूट करा, अगर वो गन एक्यूरेट नहीं होगी तो एक यहां लगेगा एक वहां लगेगा। पर वही गन को तुमने शूट करा और वो सॉरी वो गन प्रिसाइज नहीं होगी, तुमने एक गन से मारा तो एक यहां लगा एक वहां लगा। पर वहीं बहुत प्रिसाइज अच्छी महंगी खतरनाक गन तुमने ली और ऐसे मारा तो दोनों एक ही जगह लगे। समझ रहे हो? तो एक शॉट यहां और यहां लगा गंदी गन से, पर वहीं अच्छी गन से दोनों शॉट पास पास लगे। आया भाई समझ में बात? तो प्रिसीजन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी बताता है कि तुम कितना अच्छा और कितना मस्त क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। आ गई क्या भाई बात समझ में? काफी अच्छे से। और ये एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता। अब यहां देखो, तुमने एक वेइंग मशीन ली, ये तुमको रीडिंग देगी, किसी भी चीज को तुमने इसके ऊपर रख दिया। अब ये तुम्हें रीडिंग क्या देगी? ये तुम्हें रीडिंग देगी सपोज 1.1 ग्राम। वहां तुमने रखा कोई उसी चीज को, तो ये इसमें दो डिजिट दिख रही तुम्हें, तो ये तुम्हें रीडिंग देगी 1.11 ग्राम। ठीक है, ये डबल डिटेल में दे रही है। वहां तीसरी चीज है, इसके ऊपर तुमने कोई चीज रख दी, सेम चीज, अब ये देगी 1.114 ग्राम। क्लियर है? क्लियर है? तो हम यहाँ पे 1.1 मान चुके थे, वहां देखा तो 1.11 आया, वहां देखा तो 1.114 आया। मतलब सेम चीज को जितना डिटेल में मेजर करते जाओगे, जितना ज्यादा प्रिसीजन में मेजर करते जाओगे, उतनी अलग रीडिंग आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा सारी रीडिंग सही है, मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्रिसीजन बढ़ रहा है। हो सकता है मशीन के अंदर कुछ ना कुछ एरर
हो सकता है मशीन गलत तरह से कैलिब्रेटेड हो, तो एरर आ सकता है, एरर की दिक्कत नहीं है, पर ये बात श्योर है कि ये 3 डिजिट तक बता रहा है, ये काफी डिटेल बता रहा है, थोड़ा कम डिटेल बता रहा है, ये बिल्कुल मिनिमल डिटेल बता रहा है। काफी अच्छे से समझ में आया भाई जनता को कि प्रिसीजन का लेना देना है इंस्ट्रूमेंट कितना डिटेल में ज्ञान दे रहा है। अब अगर वो इंस्ट्रूमेंट को तुम अच्छे से सेट कर लोगे, एकदम प्रॉपर सही तरह से सेट कर लिया, धूल वूल सब साफ करके बहुत अच्छे से रखा है, कभी फेंका वेका नहीं है, तो वो करेक्ट भी देगा, एक्यूरेट भी देगा। समझ गए? मतलब निशाना लगाना, एकदम तुमने बहुत अच्छा निशाना लगाया तो वो एक्यूरेट भी निशाना लगाएगा। प्रिसीजन तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है ही। समझ गए भाई? क्लियर है? तो हमें दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक्यूरेसी का लेना देना होता है आपके टैलेंट से, कि कितने अच्छा मेजरमेंट आप ले सकते हो। प्रिसीजन का मेजर लेना देना होता है इंस्ट्रूमेंट से, कि कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, एक्यूरेसी इज व्हेन द मेजरमेंट इज वेरी क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू। ठीक, तो कितना अच्छा मेजरमेंट लोगे तो तुम्हारी स्किल पे, और कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट तुम्हें मिला है वो है प्रिसीजन पे। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज। ऑब्वियसली फिर ये, और सबसे कम प्रिसाइज है ये। ओके, क्या प्रिसीजन के लिए मुझे कोई और वैल्यू आपको देनी पड़ी, ट्रू वैल्यू? नहीं ना। देखो यहां पे मुझे एक ट्रू वैल्यू देनी पड़ी थी, तब आपने बोला था ये। प्रिसीजन के लिए कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ी, आपने सिर्फ ये देख के बता दिया कि इसको काफी डिटेल में मेजर कर रखा है, ये प्रिसाइज है। सॉर्टेड है। ओके, वेरी गुड। चलो अब यहां देखते हैं भैया टाइप ऑफ एरर। इसी चीज की बात कर रहा था, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक होता है रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर। तुम्हारी घड़ी 10 मिनट आगे चल रही है, वो सिस्टमेटिक एरर है। क्यों? सिस्टमेटिक एरर का मतलब होता है कि इसका कारण हमें पता है कि घड़ी 10 मिनट आगे चल रही है, हम नहीं करी है, और वो हमेशा 10 मिनट आगे चलेगी। लोगों के 1 बज रहे होंगे, तुम्हारे 1 10 बज रहे होंगे। लोगों के 12 बज रहे होंगे, तुम्हारे 12 10 बज रहे होंगे। ठीक है, तो तुम्हारे जीवन में जब भी घड़ी चलेगी 10 मिनट आगे चलेगी, क्योंकि उसके अंदर सिस्टमेटिक एरर है। ओके, सपोज तुम्हारी स्केल टूट गई, बहुत कॉमन एग्जांपल। तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा जीवन खराब नहीं होता, तुम क्या करते हो? स्केल में 1 जहां पे से शुरू होता है, 5 सेंटीमीटर की लाइन लेनी, तो तुम 1 से 6 तक खींच देते हो। पहले तुम जो लाइन 0 से 5 खींच रहे थे, अब वो तो लाइन तुम 1 से लेके 6 तक खींच देते हो, अगर तुम्हारी स्केल टूट जाती है तो। यही होता है। तो तुम्हारी स्केल 0 पे थी, पर तुमने क्या करा? 1 से लाइन खींच के 6 तक खींच दी। तुमने क्या करा? 6 से 1 माइनस कर दिया, क्योंकि 1 से शुरू हुआ था। इसी को बोलते हैं जीरो एरर। तुम्हारा जीरो गायब है, पर जितना ज्यादा है उसको फाइनल में तुम्हें माइनस करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज जीरो एरर। ओके, समझ में आया? तो ये जीरो एरर कैसी है? सिस्टमेटिक एरर। मतलब जब भी तुम स्केल से मेजर करोगे, हमेशा 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी स्केल 1 आगे से शुरू हो रही है। दिस इज कॉल्ड जीरो एरर, दिस इज सिस्टमेटिक एरर। पर एक तरह की होती है रैंडम एरर। हमें पता ही नहीं है क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता रैंडम एरर क्या होगी, कैसे मेजर होगी, कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं? रैंडम एरर पता लगा लेते हैं, और रैंडम एरर को ऐसे लिख देते हैं किसी भी मेजरमेंट में। सिस्टमेटिक एरर हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव। रैंडम एरर का हमें कोई आइडिया नहीं है। तब रैंडम एरर के लिए हम क्या करेंगे? रैंडम एरर के लिए हम लिखेंगे कोई भी मेजरमेंट में ऐसे 4.10 या फिर प्लस माइनस 0.1, इस तरह से जब भी लिखा होगा तो ये 0.1 क्या है? रैंडम एरर। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे है, वो सब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सब एनसीईआरटी के अंदर था। उसके ऊपर जेई कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था, तो मैंने वो वाला टॉपिक यहाँ से हटा दिया, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता था और काम का कुछ नहीं है वो बोर्ड्स में आता था, अब बोर्ड्स में तो हटा ही दिया। तो यहाँ देखो 0.1 जो है रैंडम एरर आ गई। कभी भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो जीरो इस तरह से होगा, मतलब इसके अंदर कौन सी एरर है? रैंडम एरर। हमें नहीं पता, क्योंकि प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है। अच्छा चीकू भाई, रैंडम एरर पे थोड़ा प्रकाश डालो। प्रकाश डालते हैं भाई। ठीक है, तो तुम्हारा एक बड़ा भाई है प्रकाश, उसको डाल दिया इसमें। ठीक है, तो प्रकाश को डाला यहाँ पे, और प्रकाश की शादी हो रही है। तुम्हारे घर में बातें चीतें शुरू हो गई कि भाई प्रकाश की शादी हो रही है किरण से। अब इन दोनों की शादी में बहुत सारे लोग आके आशीर्वाद देंगे, रोशनी करेंगे, उजाला होगा, जगमगाएगी महफिल। तो प्रकाश और किरण की शादी में तुमने बोला कि चलो 400 लोगों को हम इनवाइट करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि 400 में से सिर्फ हमारे यहाँ तो जी 1000 लोग आते हैं, बेटा वो नहीं, मैंने एग्जांपल के लिए 400 लिया, 400 ही आएंगे। ठीक है, तो अब 400 लोग आ रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश और किरण की शादी हो रही, 400 लोग आ रहे हैं। अब 400 में से 50 ज्यादा भी हो सकते हैं, 50 कम भी हो सकते हैं। पता चले उस दिन बहुत तेज पानी आ गया,
तो 50 लोग नहीं आए, 350 फिर भी आ गए खाना अच्छा बना होगा प्रकाश की शादी में, ठीक है। तो 50 लोग फिर भी आ गए, ठीक, मतलब 350 लोग फिर भी आ गए, 50 लोग नहीं आए, तो 50 कम भी हो सकते हैं। पता चले उस दिन भैया संडे आ गया या कुछ पब्लिक हॉलीडे आ गया, तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों को भी ले आया, अरे चलो आ जाना यार, तू मेरे घर आया था, आज हमारे यहाँ तो खाना बनेगा नहीं, हम तो वैसे ही प्रकाश के यहाँ शादी में जा रहे थे, तो चल तू भी चल दे। तो सब लोगों ने अपने अपने रिश्तेदार ले आया, तो 450 लोग हो गए। तो तुम्हारे यहाँ एक अंदाजा लगाया गया कि भैया 400 लोगों का इन्विटेशन है, 50 लोगों का प्लस माइनस हो सकता है, मतलब बढ़ता घटता 50 कम ज्यादा हो जाएंगे, ये तुमने सुना होगा डेली डे टू डे लैंग्वेज में। तो जब भी तुमने ऐसा बोला कि 400 लोग हैं पर 50 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक, प्लस माइनस 50, दिस इज हाउ वी राइट रैंडम एरर। क्या बहुत अच्छे से समझ में आया भाई रैंडम एरर कैसे लिखी जाती है? 400 प्लस माइनस 50, मतलब तुम्हारे यहाँ कम से कम 350 लोग तो आएंगे ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे यहाँ 450 आ सकते हैं, तो तुम खाना कितने का बनाओगे? 450 का बनाओगे? इज्जत भाई, इज्जत बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि 350 का बना के बैठ गए, फिर पता चला कि अरे यार 450 लोग आ गए यार, बड़ा कष्ट है जीवन में, तो अब क्या करें, 100 लोगों का खाना कहाँ से लाएं, चलो कोई नहीं इनको खिचड़ी खिला देते हैं। तो ऐसा नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा अपर बजट लेके चलते हैं, ठीक है। तो 450 से लेके 450 लोगों तक का, सॉरी 350 से लेके 450 लोग आने का चांसेस है, हम अगर कोशिश करेंगे तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेकर के चलेंगे। कितनी एरर लेके चलेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्यों मैक्सिमम पॉसिबल एरर? क्योंकि थोड़ा लेके क्या फायदा, एरर लो तो पूरा लो ना, कि इतना एरर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो वी विल डू की मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम इसकी कंडीशन कितनी हो सकती है? जब बाराती है, बाराती समझ लो इसे, तो बाराती कहां से कहां तक जाएंगे? बाराती को तुमने मेजरमेंट करा, और बाराती ज्यादा से ज्यादा कम से कम 350, ज्यादा से ज्यादा 450, ये बारातियों का हिसाब किताब रहने वाला है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रैंडम एरर। अच्छा चलो, अब रैंडम एरर में भी अलग अलग तरह की चीज होती है, इसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा है। ओके, ए क्या है? ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देता हूं मैं इसे, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये वाली क्या है? एब्सोल्यूट एरर। इस चीज को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, मतलब इतनी एग्जैक्ट इतनी एरर आ सकती है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, या ट्रू वैल्यू या ट्रू एरर। सॉर्टेड। अब हमसे पूछा गया कि कितना एरर है, कितना, मतलब तुम एरर जो भी मान रहे हो वो कितना एरर है, कितना रिलेटिव एरर कितना है, मतलब इस टोटल का कितना फ्रैक्शन एरर मान के चल रहे हैं हम। पता चले तुमने 400 में से 400 ही एरर मान दिया, मतलब या तो कोई नहीं आएगा या 800 लोग आएंगे, मतलब तुमने एरर अगर 400 ले लिया होता तो या तो कोई भी नहीं आएगा या 800 लोग आएंगे। तो ये तो गलत हो जाता ना, कि अगर तुमने एरर को 400 ले लिया होता तो तुम्हारा जो एरर होता है उसमें अपन देखते हैं रिलेटिवली कितना एरर है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में एरर का नंबर कितना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ए को ए से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास डेल्टा ए है उसे हम ए से डिवाइड करेंगे, मतलब हम 50 को डिवाइड करेंगे 400 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/8। ओके भाई, 1/8 मतलब 100/8, 100/8 मतलब 50/4, 50/4 मतलब 25/2, मतलब, एक मिनट मैंने ये क्या कर दिया, ये अगले उसमें आएगा, सॉरी। यहां देखना 1/8 जो है हमारा एरर है, ठीक है। इस चीज को लिखेंगे अच्छे से तो ये आ जाएगा 0.125, इस तरह से, ठीक। तो ये इसका रिलेटिव एरर आ गया 0.125, मतलब टोटल का इतना जो है फ्रैक्शन वो एरर है। सॉर्टेड है भैया। अब देखते हैं इसका परसेंटेज एरर, मतलब टोटल का कितना परसेंटेज हम एरर मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो, डेल्टा ए बाय ए जो भी हमारा रिलेटिव एरर आया था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिलेटिव एरर कितना आया था करके बताऊंगा मैं, है ना। तो रिलेटिव एरर कितना आया था हमारा, देखो फिर से, ये हमारा था 50/200, सॉरी 50/400 मल्टीप्लाइड विथ 100, खच खच, इसको काटेंगे 125, 12.5% हमारा क्या है एरर, मतलब हम 12.5% का एरर लेकर के चल रहे हैं। काफी ज्यादा है पर 12.5% का हम एरर लेकर के चल रहे हैं। सॉर्टेड है। तो अगर कोई मेजरमेंट में 50% एरर है तो वो बहुत गंदा मेजरमेंट हुआ, कि ऐसा कैसा मेजरमेंट कि तुम 50% एरर मान के चल रहे हो, आधा तुम्हारा एरर हो सकता है। तो एरर
कम ही होना चाहिए, जितनी कम एरर हो उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, इस तरह से ये है रिलेटिव एरर, और इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाता है परसेंटेज एरर। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी हम किसी को मेजर करेंगे उसमें एरर होगा ही होगा, मैंने बताया था, जब भी किसी चीज को मेजर कर रहे हैं उसमें एरर होगा ही होगा। अब वो मेजरमेंट के अंदर जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ओके, तो अगर मेजरमेंट के अंदर कोई एरर आया है तो उसे लीस्ट काउंट एरर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लीस्ट काउंट एरर? क्योंकि अब देखो, जब हम इसे मेजर करा, हमने यहाँ पे 0 पे लगाया, मस्त 1 सेंटीमीटर वाला है हमारा जो नॉर्मल स्केल है, ये वाला स्केल है। अब इस पे से मस्त लगाया और यहाँ पे चलते गए चलते गए चलते गए, तुमने मेजरमेंट लिया, तुमने सोचा भैया ये 6 तो यहाँ आ गया है, 6 के बाद 1 2 3 और 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में कहीं है, तो मैं इसे 6.4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 और 5 के बीच में है, पर क्या ये सही में 4 और 5 के बीच में है? तुम खुद सोचो, क्या ये सही में 4 और 5 के बीच में है? हाँ है, पर क्या हमें एग्जैक्ट पता है 6.4 है? हमें तो पता है कि ये 6.4 से तो ज्यादा ही है, मतलब कुछ तो और इसका मेजरमेंट आएगा ही आएगा, इसमें एरर है। वो एरर क्यों है इस मेजरमेंट में? क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में मेजर नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा डिटेल में मेजर नहीं कर पा रहे, मतलब किसकी गलती? स्केल की गलती। की स्केल तू बदतमीज, तेरे पास ज्यादा स्केल नहीं है, तो ये किसकी गलती हो गई? इस स्केल की। स्केल के ऊपर क्या बने होते हैं? लीस्ट काउंट। ऐसे वो बने होते हैं छोटे छोटे लाइन, ये छोटी छोटी लाइन, सबसे छोटी लाइन, ये सबसे छोटा मेजरमेंट अगर एक स्केल से ले सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब वो सबसे छोटे मेजरमेंट की गलती की वो और छोटा नहीं है, तो हम बोलेंगे गलती तेरी है, इसीलिए हम तेरा जितना भी इसका लीस्ट काउंट है प्लस माइनस यहाँ पे लीस्ट काउंट लगा देंगे। तो इसे लिखेंगे 6.4 प्लस माइनस 0.1। इस एक स्केल 0.1 सेंटीमीटर का होता है, तो हमने वहां लिख दिया 6.4 प्लस माइनस 0.1, क्योंकि इसके अंदर कौन सी एरर है? लीस्ट काउंट एरर। भाई जनता, प्यारे प्राणियों, समझ में आ गया क्या? लीस्ट काउंट एरर दिल में उतर गया, तो हमारे पास यहां पर कौन सी एरर आ गई? लीस्ट काउंट एरर। ओके, चलो मैं एक और सवाल आपसे अभी यहां पूछता हूं, फिर अपन आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। यहां देखो कि अगर कहीं पर इस तरह से एक मेजरमेंट दिया हुआ है 12.4 सेंटीमीटर, क्या इसमें एरर होगा? तुम बोलोगे यार चीकू भैया बिल्कुल होगा एरर। क्यों होगा यार? क्योंकि इसके अंदर इसको मेजर करा है, जिसको मेजर करा उसमें एरर है। इसके अंदर कौन सा एरर हो सकता है? कोई एरर हो ना हो, इसके अंदर लीस्ट काउंट एरर तो है ही है। क्यों है? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है। तो बेटा देखो यहाँ पे 12.4 प्लस माइनस 0.1, 0.1 में मेजर करा ना, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अगर सिर्फ एक वैल्यू दे दिया और पूछा कि क्या इसके अंदर एरर, तुम बोलोगे हाँ इसके अंदर एरर है, लीस्ट काउंट एरर है। सॉर्टेड, क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो बेटा, रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऐसे दे रखा है, परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। ओके, परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम, तो मैं सबसे पहले परसेंटेज एरर इन इट ऐसे पूछ लेता हूं। ठीक है, परसेंटेज एरर इन इट, तुम तो वॉल्यूम का मत बताओ, तुम बताओ सिर्फ परसेंटेज एरर इन इट। तो इसके अंदर सिर्फ रेडियस के अंदर कितना एरर है? तो रेडियस के अंदर ऐसे है और ऐसे है, तो मैं सिर्फ रेडियस के अंदर का परसेंटेज एरर तुमसे पूछूंगा, तो ये कितना जाएगा? 0.1 अपॉन 5.3 मल्टीप्लाइड विथ 100। क्या करा मैंने? इसको इससे डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 0.1 अपॉन 5.3 क्या हुआ? रिलेटिव एरर। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? परसेंटेज एरर। सॉर्टेड भाई यहां तक। कौन सा आंसर बन गया हमारा? पहला वाला आंसर। ओके, वॉल्यूम का कैसे होगा वो मैं आगे सिखा रहा हूं। ओके, अब यहां देखो, रैंडम एरर के बाद हम अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे पहले समझा कि एक्यूरेसी क्या होती है, कितना अच्छा आप मेजर कर रहे हो, कितना ज्यादा आप ट्रू वैल्यू के पास पहुंच जा रहे हो। वो प्रिसीजन क्या होता है? कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है आपका, कितना डिटेल में आप मेजर कर पा रहे हो, प्रिसीजन। ओके, अब जब भी हम दो एरर की बात करें तो टाइप ऑफ एरर होती है, एक सिस्टमेटिक एरर होती है जो हमेशा या तो प्लस होगी या हमेशा या तो माइनस होगी। ओके, दूसरी चीज रैंडम एरर जो प्लस माइनस दोनों होगी, हमें नहीं पता क्या होगी। उसका एग्जाम्पल भी देखा, शादी वाला, गेस्ट बुलाने वाला। फिर हमने देखा कि रैंडम एरर से हम कोई भी मेजरमेंट को जनरली जब भी हम लिखेंगे उसके अंदर रैंडम एरर होगी। क्यों होगी? वो रैंडम एरर के कई सारे कारण हो सकते हैं, पर एक लीस्ट काउंट वाला कारण तो हो ही सकता है।
अगर कोई भी एक मेजरमेंट लिखा तो उसके अंदर लीस्ट काउंट एरर तो होगी होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। अब उसके अंदर जो पीछे वाला है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। आगे वाला जो होता है ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू देता है रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिलता है परसेंटेज एरर। सॉर्टेड, यहां तक सब क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है कि जब भी तुमने दो चीजों को मिलाया, ठीक है, एक इसमें एरर थी इसमें एरर थी, दोनों को मिला दिया, अब उसके अंदर कुछ नया ही बना होगा ना, तो जो नई चीज है उसमें कितनी एरर होगी, समझ रहे हो, मतलब दो गलत चीजों के कॉम्बिनेशन से एक नई कुछ गलत चीज बनी है, उसके अंदर क्या गलती है वो हमें पता लगाना है। दैट विल बी नोन एज कौन सी एरर, कौन सी एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि भैया मस्त कंबाइन कर रहा है प्राणी, और कंबाइन करने के बाद जो चीजें बना रहा है वो चीजें क्या है। तो देखो जैसे यहाँ मास है, तो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा हो तुम्हें होगा m डेल्टा m बाय m, ओके, और वॉल्यूम, तो दोनों के मास में भी एरर है वॉल्यूम में भी एरर है, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसकी डेंसिटी में एरर कैसे पता चलेगी, है ना, वो चीज निकालने का हम तरीका सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब दो क्वांटिटी है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब देखो ध्यान से, z इज इक्वल्स टू z प्लस डेल्टा z, ये एक क्वांटिटी आखिरी में बनी है। z इज इक्वल्स टू z प्लस डेल्टा z, ये क्वांटिटी बनी है आखिरी में। कैसे बनी है मैं बताता हूं। पहले हमारे पास एक क्वांटिटी थी a, उसका ट्रू वैल्यू ये था, उस a क्वांटिटी के अंदर डेल्टा a ऐसे था, एरर था, ठीक है, a क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, ऐसे मत समझना ऐसे एक काट दो, नहीं, ये एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका मेजरमेंट और ये, ठीक, जैसे सपोज a इज इक्वल्स टू कुछ मैंने लिख दिया 4 प्लस माइनस 0.1, 4 प्लस माइनस 0.1, क्लियर है भैया। अब यहां देखो b, b आ गया b प्लस माइनस डेल्टा b, तो यहाँ पे b एक क्वांटिटी है जिसमें b की जगह क्या आ जाएगा, सपोज 5 प्लस माइनस 0.2, ये दो एरर आ गई। क्लियर है भैया, 4 प्लस माइनस 0.1, 5 प्लस माइनस 0.2, इतना मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो करने के बाद जो भी हरकत होगी उसके बाद एक क्वांटिटी बनेगी z, एक क्वांटिटी बनेगी z, z विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z, ओके। अब z इज इक्वल्स टू a प्लस b या a माइनस b, जो भी है, जैसे ही हम इसे a प्लस बी करेंगे a माइनस बी करेंगे तो सबसे पहले z निकालने के लिए इसका a, जो भी a है 4, दूसरे वाले का b जो भी है b वो 9, तो हमने z तो निकाल लिया a प्लस बी से। डेल्टा z के लिए क्या होगा, ठीक, तो ध्यान से देखो, इसके डेरिवेशन वगैरह नहीं करा रहा हूं क्योंकि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो यहाँ देखो डेल्टा z के लिए तुम्हें सीधी सीधी सी चीज लिखनी है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.3। इज इट क्लियर, ओके। अगर यहीं पे चीकू भैया, अगर यहीं पे सेम टू सेम सवाल में हमें ये दिया होता कि z इज इक्वल्स टू a माइनस बी, अब क्या करते, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, हम a माइनस बी तो कर नहीं सकते एक्चुअल लाइफ में, तो हम z इज इक्वल्स टू b माइनस ए करेंगे, ठीक है। एक्चुअल लाइफ में 4 में से 5 नहीं निकाल सकते ना बेटा, तुम 5 में से 4 को माइनस कर सकते हो, तो तुमने 5 में से b में से a को माइनस कर दिया। अब जैसे ही तुमने माइनस करा तो z इज इक्वल्स टू b कितना है, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 1, ओके। अब हम हमारी बात आई कि भैया डेल्टा z के लिए क्या लिखोगे, तो ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में डेल्टा z के लिए क्या लिखोगे, इस वाले में डेल्टा z कैसे पता करोगे, तुम बोलोगे चीकू भैया बिल्कुल सिंपल, डेल्टा b माइनस डेल्टा है, डेल्टा b प्लस डेल्टा है वहां लिखा था, ऐसे यहाँ पे डेल्टा b माइनस डेल्टा है कर देंगे। नहीं, इतना आसान नहीं है, हमें सिंपल सी चीज को समझना है। आसान इतना ये समझना है कि देखो बेटा इसके अंदर 0.1 एरर गई, दूसरे की तरफ से 0.2 एरर गई, तो टोटल अंदर तो 0.3 एरर चली गई ना, तो एरर से एरर को थोड़ी माइनस करेंगे, हम तो ये सोचेंगे इसके अंदर तो टोटल 0.3 एरर है, तो हम यही सोचेंगे कि इसके अंदर जो मैक्सिमम एरर है वो हमें लेके चलना है। तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 0.1 प्लस 0.2 दैट इज डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब 0.3।
भैया क्लियर हुआ क्या तुम्हें? काफी सॉर्टेड हो गया क्या? जीवन बी माइनस ए 4 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और ये आ गया कितना 0.3। मतलब एरर ऐड, मतलब क्वांटिटी ऐड हो रही हो या क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो, एरर हमेशा ऐड होगी। क्वांटिटी ऐड हो रही हो या क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही हो, एरर हमेशा ऐड होगी। क्लियर है भाई? ओके ओके। तो जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है, उसकी एरर हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। देखो यहाँ दो रेजिस्टेंस है, वो मिलके एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं। देखो ये एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये दोनों मिलके एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, सॉरी एक रेजिस्टेंस R1 है, एक R2 है, तो दोनों ऐड हुए तो 2 और 6 से तो ऐड बन गया। पर अगर इन इस पूरे R इक्विवेलेंट में एरर कितनी होगी, तो इन दोनों की एरर भी ऐड हुई है। क्लियर है? अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे होते तो भी एरर ऐड होती। ओके, सॉर्टेड है। यहां देखो एक लेंथ है इतनी है, एक और लेंथ है वो इतनी है। तुमसे पूछ लिया द रॉड लॉन्गर रॉड ए देन बी इज लॉन्गर देन ए बाय, तो क्या करना है हमें? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। बी रॉड बड़ी है, ए रॉड छोटी है। जल्दी से देख लो, बी रॉड बड़ी है, ए रॉड छोटी है, तो आपको क्या करना है? बी में से ए को माइनस करना है। तो z विल बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। पर डेल्टा z जो हमारा रिजल्ट है, z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्ट को। z b माइनस ए, डेल्टा z डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्या मेरे प्यारे प्राणियों को ये बात समझ में आई? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब डेल्टा a कितना है? 0.01। डेल्टा b कितना है? वो भी 0.01। टोटल कितना हो गया? 0.02। क्या प्यारे प्राणी ये बात बहुत अच्छे से समझ पाए? तो चारों ऑप्शन में से 0.02 एक ही जगह दिख रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है। पर ये सही तरीका नहीं है, हमें ए भी निकालना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 4.19 में से 3.25 माइनस करेंगे। तो 4.19 में से 3.25 माइनस करेंगे। ओके, 4, 0.11 में से 2 गया 94। खैर सीधी बात ये भी है, 0.94 0.94 चारों में सेम है, सिर्फ एरर का ही खेल है। तो ये हमारा सी आंसर सही आ गया। क्या मेरे प्यारे प्यारे कुचिकू मोमोज बहुत अच्छे से समझ गए चीज? बधाइयां। अगली चीज है कि दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, मतलब जैसे मास इनटू वेलोसिटी, तो ये क्या आया? मोमेंटम आया। ऐसे ही दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैं बोल देता हूं सपोज ए है, ए इज इक्वल्स टू वही 4 प्लस माइनस 0.1 और बी इज इक्वल्स टू 5, या ऐसे बोलता हूं चलो 8 प्लस माइनस 0.2, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। दो फिजिकल क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इन दो z को ले रहे हैं। ठीक है, क्या कैसे ले रहे हैं? a मल्टीप्लाइड विद b, बहुत ही सरल। अब z में डेल्टा z इस बार कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला देखना, डेल्टा z निकालने के लिए आप लिखोगे डेल्टा z बाय z। पहले आप क्या कर रहे थे? एरर ऐड कर रहे थे। मेरे शब्दों को दिल में बसा लेना, हमेशा याद रहेगा अगर तुमने सुन लिया तो। पहले तुम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले तुम क्या कर रहे थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स को ऐड कर रहे थे। अब तुम क्या करोगे? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर्स को ऐड करोगे। पहले एरर्स ऐड हो रही थी, अब रिलेटिव एरर्स ऐड होंगी। तो रिलेटिव एरर क्या होगी? ए की, जल्दी बताओ। ए होता है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ओके, और बी होता है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यहां पर क्या होगा? हम डेल्टा जेड की एरर नहीं निकाल रहे, रिलेटिव एरर निकाल रहे, डेल्टा जेड बाय जेड। ठीक है, याद है याद है याद है, ए अपन ने पढ़ा था। अब यहाँ पे इसका रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे? ए का रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए, प्लस बी का रिलेटिव एरर लिखेंगे डेल्टा बी बाय बी। सॉर्टेड मेरे प्यारे प्यारे प्राणियों, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा जेड बाय जेड। क्या ऐड करा? रिलेटिव एरर ऐड करा। अच्छा, डिवीजन हो रहा होता तो भी यही करते? बिल्कुल, डिवीजन हो रहा होता तो भी सेम टू सेम चीज होगी। जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर सेम ऐड हो रही थी, डिवीजन में भी एरर क्या होगी? ऐड होगी। जैसे यहां पे लिखो z इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा z होगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसके अपॉन में b, इसके अपॉन में a, इसके अपॉन में z। इज इट क्लियर भाई? मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें बहुत अच्छे से दोनों चीज समझ में आ रही होगी। ओके भाई, चलो
यही सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पे बी ए, तो इनका क्या हो रहा है, रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है। मेरे हिसाब से दिल में तो बस गई ये बात है। यहाँ देखो सवाल देखते हैं, r इज इक्वल्स टू वी बाई आई दे रखा है, तो हमने r इज इक्वल्स टू वी बाई आई लिखा, मतलब ये कैसा है, z इज इक्वल्स टू ए बाय बी जैसा है ना, तो z की जगह क्या है, r है। अब हमें यहाँ पर डेल्टा आर प्रोवाइड करना है, तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई, ये पता करना होगा। क्लियर है भैया, टोटल एरर इन आर ऐसे करके पता करना है, और टोटल कौन सी एरर पूछी है, परसेंटेज, तो ये टोटल परसेंटेज एरर पूछ रखी है यहाँ पे, है ना। तो हमें डेल्टा आर बाय आर तो पता ही है, रिलेटिव एरर, पूरे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ वाले को भी पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सरल हो गया। तो चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी, वी कितना है 5/100 प्लस आई कितना है 0.2/10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 5/100 प्लस 2/100 मतलब 7/100। अब ये तो आया डेल्टा आर बाय आर, मतलब रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, 7%। ठीक, ये कितना हो गया 7%, तो टोटल परसेंटेज एरर इसमें कितनी आ गई 7%। सॉर्टेड हो आप लोग, काफी अच्छे से समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो फिजिकल क्वांटिटी रेज टू अ पावर, मतलब क्या हो गया, इस बार एक्चुअल में ऐसा आ गया z इज इक्वल्स टू ए क्यूब। पहले z इंटू ए भी था, तो हम क्या कर रहे थे, ए और बी का रिलेटिव एरर ऐड कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, z इज इक्वल्स टू ए का क्यूब आ गया। अब क्या करेंगे हर चीज को भैया, अब तो जान ही निकल जाएगी। अरे नहीं, बहुत सिंपल है। देखो ए क्यूब मतलब ए इंटू ए इंटू ए, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी, ए इंटू ए मल्टीप्लाइड विद ए ऐसे, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही थी तो उनका रिलेटिव एरर ऐड हो रहा था। अब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो तीनों का रिलेटिव एरर ऐड होगा। तो z इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए। क्या बात समझ में आई। पहले जब a इंटू बी था, सिंपल यहां देखो, a इंटू बी था तो a का रिलेटिव एरर और b का ऐड करा था। अब यहाँ पर हमारे पास a इंटू ए है, तो a का रिलेटिव एरर a के से ऐड कर देंगे, मतलब ये आ क्या जाएगा अल्टीमेटली 3 डेल्टा ए बाय। तो हम बोलेंगे भाई इसका मतलब तो इसकी पावर ही नीचे उतर के आ गई, इसका मतलब तो इसकी पावर ही नीचे उतर के आ गई, तो इसकी पावर ही नीचे उतर के आ गई, तो 3 डेल्टा ए बाय लिख दिया। ओके, अगर यहाँ पर z इज इक्वल्स टू ए की पावर n रखा हुआ, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू n डेल्टा a बाय a। इज इट सॉर्टेड भाई प्राणियों, क्लियर है। ओके, ये भी खतरनाक चीज बता दी चीज को भैया आपने। अब और देखते हैं कि चलो, अब यहां देखो कि z इज इक्वल्स टू ए क्यूब अपॉन बी, या ए क्यूब मल्टीप्लाइड विद बी देखते हैं। तो हमने देखा था जब भी दो चीज मल्टीप्लाई होती है तो उनका रिलेटिव एरर ऐड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाइड विद a मल्टीप्लाइड विद a मल्टीप्लाइड विद b, मतलब हमारे पास डेल्टा z बाय z के लिए 3 डेल्टा a बाय a, तो इसका आ जाएगा। और b के लिए क्या करेंगे, तो b का भी रिलेटिव एरर ऐड कर दो, डेल्टा b बाय b। बेटा समझे। तो यहाँ जो जो भी चीज तुम्हें दिखती जा रही है सबका रिलेटिव एरर ऐड कर दो। ओके, अच्छा अगर यहाँ पे z इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर होता, फिर कोई बात नहीं, डेल्टा z बाय z लिखो, 3 टाइम्स डेल्टा a बाय a लिखो, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b बाय b लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बता दूंगा। यहाँ पे देखो अगली चीज, z इज इक्वल्स टू ए क्यूब बी क्यूब अपॉन सी, ऐसे आ गया। अब क्या लिखोगे बेटा, डिवीजन वाले में भी तो रिलेटिव एरर ऐड करते हैं। जब अगर a बाय बी था, ये v बाय आई था, तब भी रिलेटिव एरर ऐड करी थी ना। तो अगर यहाँ डिवीजन है, इस पूरे के डिवीजन में कुछ है, तो इस c का भी रिलेटिव एरर इसमें ऐड होगा। तो हम लिखेंगे डेल्टा z बाय z 3 डेल्टा a बाय a प्लस, अरे यार 2 है ना, अच्छा दोनों का 3 लिख दिया इस बार मैंने, चलो कोई बात नहीं, 3 डेल्टा a बाय a प्लस 3 डेल्टा b बाय b
प्लस डेल्टा सी बाय सी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। अच्छा, इसका क्यूब होता तो क्या करते, यहाँ भी 3 लिख देते। 4 होता तो क्या करते, यहाँ 4 लिख देते। क्या आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई? फॉर्मूला लिखते आ गया है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब में जो भी क्वांटिटी है, जितनी भी पावर के साथ है, सबका रिलेटिव एरर ऐड करो और पावर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो क्वांटिटीज उतनी उतनी बार ऐड हो रही हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां देखो बेटा, ऐसे आया। अब क्या पाई में एरर होगा? नहीं बेटा, पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे। जब भी हम रिलेटिव एरर करेंगे, पाई वाई जो भी कांस्टेंट है वो गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? जैसे हमें यहाँ पे डेल्टा वी बाय वी लिखना है, तो v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ध्यान से देखो, क्या डेल्टा वी को v से डिवाइड करा है? मतलब ये पाई डेल्टा में v में भी आएगा और v में भी आएगा। जब रेशो ले रहे हैं तो पाई जो कांस्टेंट है वो कट जाएगा ना। तो जब भी दो चीजों का रेशो लेते हैं तो ये जो कांस्टेंट रहता है इस तरह का, ये कट जाता है। तो डेल्टा वी का जब v से रेशो लिया तो ये बेचारा कांस्टेंट कट गया। अब देखो डेल्टा वी बाय वी आएगा डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच, क्योंकि इसमें एच और आर है। आर 2 बार है तो क्लियर, एकदम सॉर्टेड। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें बहुत मस्त समझ में आया होगा। डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा आर बाय आर डेल्टा एच बाय एच। ओके, क्लियर है? चीकू भैया यहाँ प्लस माइनस तो नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर लेनी है। हमेशा हम कौन सी एरर लेते हैं? मैक्सिमम एरर। तुम्हारे घर में खाना बनने वाला है तो तुम कौन सी एरर लोगे? +50 ही कंसीडर करोगे। हाँ, तुम हमेशा ये सोच के चलोगे नहीं +50, मैक्सिमम कितनी एरर आ सकती है, हमेशा हम मैक्सिमम लेके चलेंगे। सॉर्टेड भैया। यहाँ देखो, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड, इट्स अच्छा, डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड, एक मिनट क्या लिख रहा है, इज मेजर्ड बाय मेजरिंग मास एंड लेंथ ऑफ द साइड। ठीक, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट इज 3% एंड 2%। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ओके, तो हमें मास का एरर पता है और हमें किस चीज का एरर पता है मैक्सिमम? जल्दी से बता दो। लेंथ, लेंथ का एरर पता है। ठीक है भैया, तो हमारा जो डेंसिटी होगी उसमें कितना एरर होगा? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, समझते हैं। तो मास क्या है? मास के अंदर एरर बोल रखा है, मतलब हमें डेल्टा एम बाय एम पता है। ध्यान से देखो भैया, हमें डेल्टा एम बाय एम परसेंटेज एरर पता है 3%। ठीक है, हमें नहीं पता मास कितना है, हमें बस ये पता है कि मास के अंदर डेल्टा एम बाय एम जो एरर है वो 3% है। कैसे पता चला? क्योंकि परसेंटेज एरर दे रखा है। परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा एम बाय एम परसेंटेज होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, लेंथ का एरर पता है। लेंथ का एरर कितना पता है? 2% पता है। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या ही नहीं है। लेंथ का एरर 2% है। पर क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम में कितना एरर होगा? तो हम देखेंगे डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। क्या ये बात समझ में आई? वॉल्यूम के अंदर जो एरर होगा 3 डेल्टा एल बाय एल होगा। तो हम बोलेंगे भैया 3 मल्टीप्लाइड विथ डेल्टा एल बाय एल दैट इज 2%। तो ये कितना आ गया? 6%। इज इट सॉर्टेड भाई? एकदम प्रॉपर तरह से सॉर्टेड है, 6%। अब मुझे एक बात बताओ, वो 6% है, मास का एरर 3% मुझे पता है, मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे डेंसिटी के अंदर एरर पता करना है तो मुझे मास के परसेंटेज एरर को वॉल्यूम के परसेंटेज एरर के साथ ऐड करना पड़ेगा। मास का परसेंटेज एरर कितना है? जल्दी बताओ। 3%। वॉल्यूम का परसेंटेज एरर कितना आ गया? 6%। 9%। एकदम मस्त, एकदम भव्य तरह से क्लियर है। ओके, अब यहां देखिए, a इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डेल्टा जेड रूट डी। इसका एरर कैसे निकालोगे चीकू भैया? तो इस एरर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पूरा की पूरा चीज को अच्छे से ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमें ए में एरर पता करना है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ए? ए के सामने स्मॉल ए का क्यूब है, बी का स्मॉल ए का स्क्वायर है, बी का क्यूब है, सी और डी की पावर 1/2 है, डी का रूट मतलब डी की पावर 1/2। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डेल्टा ए बाय ए, सामने लिखेंगे 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए प्लस 3 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी प्लस 1 टाइम डेल्टा सी बाय सी
क्योंकि सी ए की बार है, और आधा डी की पावर 1/2 है, तो प्लस आधा टाइम डेल्टा डी बाई डी। सॉर्टेड भाई, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब देखो सबकी परसेंटेज ए बी सी डी, सबकी परसेंटेज एरर दे रखी है। अगर मैं सबकी परसेंटेज एरर यहाँ पुट करूंगा तो मुझे ए की परसेंटेज एरर मिल जाएगी। तो अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाइड विथ, ये समझ में आया ना, डेल्टा ए बाई ए को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा क्योंकि इसकी पावर में 2 था, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। बी इंटू बी इंटू बी, तो बी 3 बार आ रहा है तो उसकी एरर 3 बार जोड़ी है। सी एक ही बार आ रहा है तो उसकी एरर 1 बार जोड़ी है। डी की पावर 1/2 मतलब सिर्फ आधा बार आ रहा है, तो हाफ डेल्टा डी बाई डी। सॉर्टेड भाई। तो 2 इंटू ए कितना है 1%, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी कितना होता है 3%, प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाय सी क्या होता है 2%, प्लस हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी कितना होता है भाई 2%। ओके, तो 2 से 2 कैंसल आउट, हमारे पास आ गया 2 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, तो 4, और ये पूरा की पूरा आ गया 14%। इज इट सॉर्टेड भाई? क्लियर हो गया एकदम मस्त। तो 14% आ गया। अब जेई के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना। चलो देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास दे रखा है डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल, ये एक्स वाला है, मतलब ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखा डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल सरफेस इज डिटरमाइंड बाय, बेटा जोश तुम्हारा हाई होना चाहिए यार, है ना। देखो मैंने तुम्हें थ्योरी पूरी कंप्लीट पढ़ाई है, विद क्वेश्चन पढ़ाई है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही इसके ऊपर देखेंगे। यहाँ पे देखो, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। ठीक, बहुत बढ़िया, हमें पता था। मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी इज x/100, द रिलेटिव एरर इन द मेजरिंग ऑफ मास इज इतना एंड इतना, मेजरिंग द मास एंड डायमीटर इज इतना। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम टू सेम सवाल अभी हमने करा है ना। तो देखो भैया, मास के अंदर जो रिलेटिव एरर है, मतलब डेल्टा m बाय m का जो परसेंटेज एरर हमें दे रखा है वो 6% दे रखा है। ओके, डायमीटर का जो डेल्टा डी बाई डी हमें दे रखा है, डायमीटर है ये, डेल्टा डी बाई डी जो हमें दे रखा है 1.5% दे रखा है। ओके, क्या हमें ये बात पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का क्यूब, मतलब अगर डेल्टा वी बाय वी लिखेंगे तो 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी लिखेंगे। चीकू भैया 4/3 पाई वगैरह वो सबका क्या होगा? मैंने बोला था कांस्टेंट रेशियो लेने पे कट जाते हैं। तो अगर कहीं भी कांस्टेंट आ रहा है उसे कंसीडर नहीं करना है, अगर कहीं भी कांस्टेंट आ रहा है तो उसे कंसीडर नहीं करना है। जैसे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a², यही होता है। पर अगर इसके अंदर हम एरर निकालेंगे, इसके अंदर अगर हम एरर निकालेंगे तो डेल्टा s बाय s इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा a बाय a। चीकू भैया वो 6 कहां चला गया? वो 6 चला गया क्योंकि वो कांस्टेंट था, रेशियो लेने में कट गया, उस 6 को नहीं लेना है। ठीक है भैया, यहाँ पे तो डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेल्टा d बाय d। एवरीथिंग इज सॉर्टेड, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। डेल्टा डी बाई डी कितना है 1.5, तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी 1.5 मतलब 4.5%। प्राणियों सॉर्टेड है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 4.5% वॉल्यूम आ गया, डेल्टा एम बाई एम कितना आ गया 6%। हमसे पूछा गया है डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होगा डेंसिटी। प्राणियों, मास अपॉन वॉल्यूम होगा डेंसिटी। ये देखो कितना होगा, कितना होगा, क्या लिखेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना 6%, सॉरी, जब इसको डेल्टा रो बाय रो लिखेंगे तो इसे लिखेंगे डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा v बाय v। डेल्टा m बाय m कितना 6% प्लस डेल्टा v बाय v कितना 4.5%, ये हो जाएगा कितना 10.5%। हमसे आंसर कुछ अलग भावनाओं में पूछा है, हमसे जो आंसर पूछा है वो कुछ अलग भावनाओं में पूछा है, क्योंकि हमसे पूछा है डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू x अपॉन 100%। हमारा आंसर क्या आया है 10.5%, तो परसेंटेज से परसेंट काट दो, x इज इक्वल्स टू 10.5 मल्टीप्लाइड विथ 100, 1050। भैया समझ में आया? क्वेश्चन सिंपल था पर जेई ने एक ट्विस्ट डाल दिया वहां पे, खेल गया तुम्हारे साथ। अच्छा चलो यहाँ देखो भैया, इन वंडरवॉल इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन दे रखी है। अच्छा डायमेंशन का सवाल है जेई का, ओके।
तो ये तो तुम्हें आता ही बहुत अच्छे से कि जो ऐड हो रहे हैं उनकी डायमेंशन सेम होगी, या जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी डायमेंशन सेम होगी। मतलब डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। क्या ये आता है? ओके। और डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B। अब हमसे यहाँ क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है A अपॉन B का डायमेंशनल किसके बराबर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो A अपॉन B निकालना है, ले देखिए। अब देखो क्या करना है, द रेशो ऑफ A और B। तो हम सीधा सीधा रेशो ही ले लेते हैं, दोनों का रेशो ले लिया तो ये आ गया P अपॉन V इज इक्वल्स टू A अपॉन B इंटू 1 अपॉन V स्क्वायर। इससे ये कटा, A अपॉन B इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू P इंटू V। जेई मेंस का सवाल है, 2 चांटे मार के सॉल्व हो गया, ठीक है। इतना सड़ा सवाल 3 स्टेप में सॉल्व हो गया भाई, सॉर्टेड है ना, फोड़ दोगे ना। पर क्या होगा कि काफी सारे लोग डर जाएंगे, भाई ये क्या पूछ लिया, धक धक कैसी इक्वेशन है, धक धक धक, नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। सिमिलर तरह का सवाल है, ये सवाल मैंने तुम्हें करवाया है। साइन bx क्या होगा? डायमेंशनलेस। साइन bx cos bx पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस। साइन dt पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस, क्योंकि ये नंबर होता है। bx डायमेंशनलेस होगा, dt भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। सॉर्टेड है। चलो करके बताते हैं। तो यहां पर अगर तुम बहुत अच्छे से लिखोगे तो तुम लिखोगे डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a cos bx इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c sin dt। प्राणियों, ओके। मतलब ये bx और ये पूरा दोनों का डायमेंशन होगा 1, मतलब डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c। क्लियर है? अच्छा, ये क्लियर है, क्योंकि साइन और कॉस का डायमेंशन नहीं होता, वो 1 होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि वो नंबर देते हैं। अब ये bx और ये dt, ये क्या है? ये एंगल है। तो bx का भी डायमेंशन क्या होगा? 1, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है ना। तो यहाँ देखो bx का क्या होगा? 1, मतलब b का डायमेंशन कितना होगा? 1/x, दैट इज L इनवर्स। ओके भाई। अब यहीं पे अगर तीसरी क्वांटिटी dt भी आ गई, ऐसे लिखते हैं dt भी आ गया, तो dt इज इक्वल्स टू 1, मतलब d का डायमेंशन क्या होगा? 1/t। प्राणियों, 1/t और t का डायमेंशन क्या होगा? सॉर्टेड भाई, सॉर्टेड। क्लियर है? t इनवर्स। ओके। तो हमें 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 L इनवर्स पता, हमें b का डायमेंशन पता है, हमें d का डायमेंशन पता है, हमें a का डायमेंशन पता है, हमें c का डायमेंशन पता है। a b और d, सॉरी a d और b तीनों चीजें तुम्हें डालनी है। आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा है। सारा की सारा सवाल सॉल्व कर दिया, अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी थोड़ी सी, आंसर कमेंट करके बताना है। आखिरी सवाल, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी सॉल्व करके बताया। इसमें भी पूछा था परसेंटेज ऑफ एरर इन z। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क का है, जेईई मेंस का सवाल है, साक्षात आपकी नजरों के सामने। आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है भैया। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा। सारे के सारे पीडीएफ आपके अपलोड हो जाएंगे। ओके, अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो नया लेक्चर शुरू करेंगे। नए लेक्चर के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखना जरूरी है, लिंक आई बटन में पिन हो जाएगी। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट।